नमस्कार। आज हम जो प्राकृतिक उपार्जित रोधकता के प्रकार थे, एक कोशिका मध्यस्थ रोधकता, इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज हम ह्यूमरल इम्यूनिटी तरणीय रोधकता की बात करते हैं। इसका जो परिचय है उसके अंतर्गत ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं रक्त में, ये इसका को बनाती हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी को। इनके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो बोन मैरो होती है उसके अंदर इनका संश्लेषण होता है और लिम्फेटिक नोड्स के अंदर इनकी प्रोसेसिंग होती है। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का उत्पादन करती हैं। ये प्रतिरक्षी वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये जो एंटीजेंस होते हैं ये देह के अंतरकोशिकीय द्रव, रक्त, लिम्फ, श्लेष्मा तथा अन्य दैहिक स्रावों में पाए जाते हैं। उनके प्रति ये प्रतिक्रिया दर्शाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं की जो सरफेस होती है उस पर दो प्रकार के प्रतिरक्षी उपस्थित पाए जाते हैं, आईजीडी और आईजीएम। ये जो आईजीडी आईजीएम है, इनके जो एफसी क्षेत्र होते हैं उनके लिए इस कोशिका की सरफेस पर ग्रह स्थल पाए जाते हैं, जिनके साथ ये बंधित पाए जाते हैं। ये जो लिम्फोसाइट कोशिका होती है, जब ये उत्तेजित होकर सक्रिय हो जाती है तब अपनी जो आकृति है और अपनी जो कार्यकी है उसमें परिवर्तन करके प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित हो जाती है और प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रारंभ कर देती है। प्रतिरक्षी निर्माण के लिए इसके द्वारा जो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, उसका उपयोग किया जाता है। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं अपनी सतह पर एक और ग्राही स्थल रखती हैं, एक ग्राही अणु रखती हैं जिसका नाम बीसीआर पाया जाता है। बीसीआर जो ग्राही स्थल होते हैं ये विशिष्ट प्रकार के पाए जाते हैं। जितने प्रकार के जो एंटीजेंस होते हैं उससे संबंधित इनकी संरचना होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। इनका जो बंधन होता है वो एक विशिष्ट प्रचलन के लिए पाया जाता है। तो इस प्रकार की संरचना इन बी लिम्फोसाइट कोशिका की पाई जाती है, जिन सतह पर एक तो बीसीआर अणु है और एक जो प्रतिरक्षी हैं आईजीडी और आईजीएम, ये इसकी सतह पर पाए जाते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है ये प्रतिक्रिया करती है इन विभिन्न जो एंटीजन है जो देह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनके प्रति ये प्रतिक्रिया दर्शाती है। तो ये प्रतिक्रिया दर्शाने का जो तरीका है बी लिम्फोसाइट कोशिका का, वो दो तरीके से किया जाता है। एक तरीके के अंदर जो टी एच कोशिकाएं होती हैं, टी हेल्पर कोशिकाएं जो होती हैं, वो इनकी सहायता करती हैं इस सक्रियकरण क्रिया में, जिसके माध्यम से बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। तो सक्रियकरण क्रिया जिसके अंतर्गत टी एच कोशिका का उपयोग किया जाता है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ये जो बी लिम्फोसाइट कोशिका है इसकी सतह पर उपस्थित बीसीआर जो ग्राही स्थल है उसके साथ ये जो बैक्टीरिया एंटीजन है ये आकर बंधित हो जाता है। क्योंकि ये जो एंटीजन यहाँ उपस्थित है उसके एपिटोप इसकी जो संरचना के अनुरूप पाए जाते हैं, तब इनका बंधन इनके साथ हो जाता है। ये जो बंधित बैक्टीरियल एंटीजन है इसको ये कोशिका अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, एंडोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से इसको निकल जाती है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो बैक्टीरिया है इसका पाचन होता है लैसोम के माध्यम से, और जब इसके छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, ये बैक्टीरियल जो कोशिका है ये छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है पाचन के पश्चात में, तब इन खंडों के साथ जो एमएससी अणु जुड़ती हैं वो आकर जुड़ जाते हैं। एमएससी अणु ये जो इसकी सतह है
बी लिम्फोसाइट कोशिका की उस पर आकर स्थापित हो जाते हैं और अपने पास ये जो खंड है, बैक्टीरियल खंड होते हैं, उनको भी चिपका रखते हैं। इस प्रकार से बी लिम्फोसाइट कोशिका एपीसी कोशिका के रूप में कार्य करती है, जो कि इन प्रतिजनों को प्रदर्शित करती है अन्य कोशिका के लिए। ये जो एंटीजन एमएससीओ पर उपस्थित है, इनकी पहचान के लिए जो टीएच कोशिका है वो पहुंचती है और अपने जो इसके टीसीआर क्षेत्र के द्वारा इनकी पहचान की जाती है इन प्रतिजनों की। और इस बंधन के अंदर जो कि टीसीआर और इन प्रतिजनों के मध्य स्थापित होता है, उस क्रिया में ये जो टीएच कोशिका है इसका CD4 क्षेत्र सहायता प्रदान करता है। ये बंधन स्थापित होने के कारण जो टीएच कोशिका और बी लिम्फोसाइट कोशिका कुछ समय के लिए एक दूसरे से बंधित रहती हैं और इस बंधन के फलस्वरूप ये टीएच कोशिका सक्रिय हो जाती है और सक्रियकरण के अंतर्गत जो इंटरल्यूकिन सेकंड है इसका स्राव इसके द्वारा किया जाता है और ये जो इंटरल्यूकिन सेकंड है वो इस बी लिम्फोसाइट कोशिका का सक्रियकरण कर देता है और ये बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रियकरण करके प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। ये प्लाज्मा कोशिकाएं प्रतिरक्षों का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं, उसी प्रतिरक्षी का जो इस एंटीजन से संबंधित पाया जाता है। तो ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं जो क्लोन के रूप में पाई जाती हैं, ये दो समूह में इनको विभाजित कर दिया जाता है। एक मेमोरी सेल्स का समूह होता है और एक इफेक्टर सेल्स का समूह होता है। मेमोरी सेल आगामी जो प्रतिक्रिया है उसके लिए संग्रहित की जाती है, जबकि इफेक्टर जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वो इन प्रतिरक्षों का निर्माण शुरू कर देती हैं जिनकी यहाँ आवश्यकता है। तो ये जो प्रतिरक्षी इसके द्वारा उत्पादित हो रहे हैं ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यहाँ करते हैं। एक गतिविधि के अनुसार ये जो प्रतिरक्षी है जो इसके द्वारा उनका उत्पादन किया गया है, ये जो प्रतिजन है उसका उदासीनीकरण करता है। इसकी बाहरी सतह पर जो एपिटोप होते हैं इस प्रतिरक्षी के प्रतिजन के, उन एपिटोप के साथ ये प्रतिरक्षी संबंधित हो जाते हैं। तो इसकी जो उग्रता है इस प्रतिजन की वो समाप्त हो जाती है इस उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा। दूसरा, ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, ये जो प्रतिजन है इसकी जो बाहरी सतह पर एपिटोप पाए जाते हैं उनके साथ बंधन स्थापित करके इसका ऑप्शनीकरण करते हैं। ऑप्शनीकरण क्रिया के द्वारा ये जो प्रतिजन है इसकी जो संबंध फैगोसाइटोसिस क्रिया के लिए मैक्रोफेज कोशिका के साथ होना है वो आसान हो जाता है। तो मैक्रोफेज कोशिका की सतह पर ये प्रतिजन इनके माध्यम से आसानी से चिपक जाता है और फिर फैगोसाइटोसिस क्रिया के माध्यम से ये जो मैक्रोफेज कोशिका है इसका पाचन कर लेती हैं अपने देह के अंदर। जो अन्य क्रिया है उसके अंतर्गत ये जो प्रतिरक्षी है ये प्रतिजन के साथ संबंध स्थापित करता है, बंधन स्थापित करता है और एक कॉम्प्लेक्स निर्माण करता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स के कारण विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आगे बढ़ जाती हैं। एक गतिविधि कारण ये कॉम्प्लेक्स जो रक्त में उपस्थित कंप्लीमेंट सिस्टम होता है उसको उत्तेजित कर देता है और उसके जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो एक एक करके सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर इसके साथ जुड़ते जाते हैं और जुड़कर एक लाइटिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाता है। ये लाइटिक जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो एंटीजन होता है, इसका साइटोलाइसिस क्रिया के माध्यम से इसका जो है इसको नष्ट कर देता है। तो ये इस प्रकार से कंप्लीमेंट सिस्टम के माध्यम से इस एंटीजन को नष्ट किया जाता है। दूसरी तरफ ये जो एंटीजन होता है इसको प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ दर्शाया जाता है, नष्ट किया जाता है और जो एग्लूटिनेशन क्रिया होती है, समूह क्रिया होती है, उसके माध्यम से इसको नष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं वो एंटीबॉडी के माध्यम से दर्शाई जाती हैं और जो भी प्रतिजन देह में प्रविष्ट हुआ है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत जो टीएच कोशिकाएं होती हैं वो इसकी सहायता
प्रदान करती हैं। ये दूसरा जो तरीका है इस बी सेल का सक्रियकरण का, वो इसके बिना पाया जाता है, जिसमें टीएच कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। तो उसके अंतर्गत जो एंटीजन पॉलीमर प्रकृति के पाए जाते हैं वो अपने एपिटोप के माध्यम से इन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं अपने बीसीआर क्षेत्र के द्वारा इनसे जुड़ जाती हैं, बंधित हो जाती हैं, और बंधन के फलस्वरूप बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रियकरण करती हैं, और जिसके अंतर्गत बी लिम्फोसाइट कोशिका प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित होकर इन प्रतिरक्षों का निर्माण प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रतिक्रिया के दौरान केवल आईजीएम प्रतिरक्षों का ही उत्पादन होता है। तो ये जो प्रतिक्रिया है इसकी तुलना में काफी क्षीण प्रकृति की पाई जाती है, काफी कमजोर प्रकृति की पाई जाती है। सामान्य रूप से जो प्रतिक्रिया की जाती है बी लिम्फोसाइट क्रिया के कोशिका के माध्यम से, उसमें टीएच कोशिकाएं सहायक कोशिका के रूप में भाग लेती हैं। धन्यवाद।